नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर हमने दो महत्वपूर्ण वीडियो कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो जरूर देखिएगा, और साथ में ही हमने जो बेसिक स्टार्ट किया था वो भी आप वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये साइंस का जो हम पार्ट करने हैं, केमिस्ट्री वाला पार्ट यानी रसायन विज्ञान वाला, वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए हम बात करते हैं, हमने जो पिछली क्लास में डिस्कस किया था थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हुए हम चलेंगे नेक्स्ट। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के टॉपिक में हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन को, वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही एकदम आसान से तरीके से हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, ताकि आप आसानी से सीख पाए। और सीखने के बाद में आप किसी भी तरह की इस रासायनिक समीकरण आपसे एग्जाम में पूछी जाए, संतुलित करना पूछी जाए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में आपका 1 नंबर में या फिर आपको ऐसे जरूर पूछ लिया जाता है कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। या फिर किसी भी आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पूछे जाते हैं, उसमें एग्जाम्पल में हम जो रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं वो भी हमें संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखनी होती है। तो चलिए हम पीछे का रिकैप करते हुए चलते हैं आगे। हमने पिछली क्लास में देखा था रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो हमने देखा था रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों को उनके अणुसूत्र या उनके प्रतीकों में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमारी रासायनिक अभिक्रिया है कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको ऐसा न लिख के हम कार्बन को C से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 से, और ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो मैग्नीशियम को Mg से, ऑक्सीजन को O2 से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO होता है। उसके बाद में हमने देखा था नेक्स्ट, इसके बाद में हमने देखा था रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, लिखने का जो प्रोसेस है वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। अभिकारक उत्पाद के बीच तीर का निशान लगाना, अभिकारक या उत्पाद की संख्या 2 या 2 से अधिक होने पर उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगाना। तीसरा हमने देखा था अगर उसमें गैस के रूप में कोई पदार्थ निकल रहा है तो तीर का निशान ऊपर की तरफ, और अगर कोई अवशेप रह रहा है तो तीर का निशान नीचे की तरफ लगाया जाता है। वहीं अंतिम जो पॉइंट है इसका लिखने का तरीका क्या है, अभिकारक और उत्पाद के जो भी उसके अंदर पदार्थ हैं उनकी भौतिक अवस्थाएं लिखना, क्या वो ठोस है, क्या वो द्रव है, क्या वो गैस है, क्या या वो फिर जलीय विलयन है, उसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये देख लिया था पिछली क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, किस तरह से किसी भी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं। ठीक है, यहां पर मैं एक बात करूंगा आपको, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, हालांकि वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक बार बता देता हूं। द्रव्यमान संरक्षण नियम, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है। तो देखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम यह होता है कि अभिकारकों का जो इतना द्रव्यमान होता है उतना का उतना उत्पाद का द्रव्यमान भी होता है। मतलब क्या हुआ, यानी अभिकारकों का द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होता है, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। हमेशा ऐसा होता है, यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। देखो, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कभी भी नया द्रव्यमान ना तो बनता है, ना ही बना हुआ द्रव्यमान हम नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान का मतलब हम बाहर से समझ सकते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में हम जितने पदार्थ ले रहे हैं उसमें से कुछ भार खत्म हो जाए या नया भार बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जैसे हमने दो अभिक्रिया कराई, मान लो H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनता है, H2। अब जितना ऑक्सीजन आपने हाइड्रोजन लिया है और जितना ऑक्सीजन लिया है, ठीक है, उसका जितना भार है टोटल भार इसके बराबर होगा, उसका इतना ही भार होगा। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी अभिकारकों का जितना द्रव्यमान होगा उतना का उतना द्रव्यमान उत्पाद का होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, तो उसके चरण क्या है पहले वो देख लेते हैं, और रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि किसी भी
अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों के परमाणु, किसी भी तत्व के परमाणु की संख्या और उत्पाद में उसी तत्व के परमाणु की संख्या अगर बराबर है तो उसको हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए हम इसको पहले देख लेते हैं प्रोसेस क्या है, फिर हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पहले एवं पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो, यानी पहले का मतलब अभिकारक में उस तत्व के परमाणु की संख्या और उत्पाद के अंदर उस परमाणु की संख्या अगर बराबर हो, तो उस समीकरण को हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। और अगर कोई रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कहते हैं, या तो कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण, या फिर कहते हैं ढांचा समीकरण, ढांचा रासायनिक समीकरण। ये है अगर अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो, और अगर संतुलित है तो उसको संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें अभिकारक में जो तत्व है, ठीक है, उसके परमाणु की संख्या और उत्पाद में उसी तत्व के परमाणु की संख्या अगर बराबर है तो उसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, हम इस अभिक्रिया को लेंगे और संतुलित करना सीखेंगे। अभी ये संतुलित नहीं है, अभी क्या नहीं है? संतुलित नहीं है। चलिए हम देखते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप के हमें कैसे अभिक्रिया को संतुलित करना होता है। तो हमें कुछ प्रोसेस दे रखे, इसी प्रोसेस को हम फॉलो करते हुए क्या करेंगे, हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? सभी सूत्रों को एक बॉक्स में बंद करना। सभी सूत्रों को क्या करना, जैसे ये सूत्र है इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। सभी सूत्रों को क्या करना? बॉक्स में बंद करना। इस तरह से हम क्या करेंगे? बॉक्स में बंद कर देंगे सभी। अब आपको इस बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है। बात मेरी समझ में? सबसे पहला चरण जो है कि जो जितने भी सूत्र हैं, चाहे वो अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, ठीक है, उसको एक बॉक्स में बंद कर देना। अब बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। आप सोचते हो सर यहां पर Fe3 है, इसके अंदर 3 कर दे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए हमने बॉक्स बनाया है कि बॉक्स के अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। दूसरा है असंतुलित समीकरण के तत्वों के परमाणु की सूची बनाना। अब हमें क्या करना है? इसके तत्वों की परमाणु की सूची बनानी है। सूची कैसे बनेगी देखिएगा जरा। सूची हमारी इस तरह से बनेगी। देखो, इसमें हमारे क्या क्या तत्व हैं? एक है Fe, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। ये अभिकारक में इसकी परमाणु की संख्या कितनी है? उत्पाद में इसके परमाणु की संख्या कितनी है? अभिकारक में Fe कितना है? यहां पर देखिएगा 1 है। उत्पाद के अंदर कितना है? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन देखिएगा यहां पर 1 है, ऑक्सीजन यहां कितने हैं? 4 है। तो ये इस तरह से हमें एक टेबल बनानी होती है, सूची बनानी होती है कि किसी भी तत्व के परमाणु अभिकारक के अंदर कितने हैं, उत्पाद के अंदर कितने हैं, यानी स्टार्टिंग में पहले कितने थे, बाद में कितने हैं, ये हमने एक सूची बना ली। ठीक है। तीसरा चरण है अभिकारक या उत्पाद के सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को पहले संतुलित करना। अब अभिकारक या उत्पाद के अंदर जो सबसे अधिक परमाणु की संख्या दिख रही है उसको सबसे पहले संतुलित करेंगे। जैसा कि हमें यहाँ पर ऑक्सीजन वाला दिख रहा है तो सबसे पहले हम इसको संतुलित करेंगे। ऐसा इसलिए है, आप किसी को भी कर सकते हो, देखो वो कोई बात नहीं है, आप किसी भी तत्व को पहले संतुलित कर सकते हो तीनों में से। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, कई बार हम अधिक परमाणु वाले तत्व को पहले संतुलित करते हैं तो अभिक्रिया वैसे ही संतुलित हो जाती है, बाकी को संतुलित करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है अगर अभिकारक या उत्पाद के अंदर अधिक परमाणु वाले तत्व को पहले संतुलित करना, हमने देख लिया। ठीक है। इसके बाद है, इसके बाद में हम अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो उसके अंदर और चरण बन सकते हैं, इसके अंदर और चरण कुछ बनेंगे। ठीक है। अब हमारी जब ऐसे, जैसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित किया, ठीक है, फिर मान लो Fe को किया या हाइड्रोजन को, एक को संतुलित करते हुए दूसरा अनबैलेंस भी हो सकता है, फिर उसको भी संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि हम दो तो यहां पे लगाएंगे, दो यहां लगाएंगे तो हाइड्रोजन तो दो, एक बार मैं यहां लगा बता दूं, यहां मैंने 2 लगाया तो हाइड्रोजन तो 2 दूनी 4 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन भी 2 हो गए। तो इस तरह से एक दूसरा तत्व अनबैलेंस हो सकता है, तो हम तीनों को बैलेंस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब तीनों को बैलेंस कर दिया तो उसके बाद हमारा अगला चरण आएगा, ये चौथा चरण उसके बाद आएगा जब हमारी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। अंत में संतुलित समीकरण की जांच करना। अंत में फिर क्या करना है, हमें संतुलित होगी सारी जांच कर लेनी है कि अब अभिकारक के अंदर परमाणु की संख्या और उत्पाद के अंदर परमाणु की संख्या बराबर है क्या। ठीक है। इसके बाद में हम करेंगे
समीकरण में दोनों और तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है। अगर ये तत्वों की संख्या बराबर है तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। ये जो जिस विधि से हम इसको संतुलित कर रहे हैं उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। तो आपसे यहाँ 1 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि है, तो आपको ये क्या याद रखना है, हिट एंड ट्रायल विधि। यानी इसमें सिर्फ हम एक तरह से अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाकर हम करेंगे। अभी रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो हम देख लेंगे इसको हम अनुमान लगाकर क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो चरण आएगा भौतिक अवस्थाएं लिखना। रासायनिक समीकरण में अगर कोई ठोस है तो उसके ब्रैकेट में S लिख देंगे, कोई द्रव है तो उसके ब्रैकेट में L लिखेंगे, अगर कोई गैस है तो ब्रैकेट में G लिखेंगे, और अगर कोई जलीय विलयन के रूप में है तो AQ लिखेंगे। AQ का मतलब क्या होता है, अगर कोई पदार्थ जलीय विलयन के रूप में है तो AQ लिखेंगे। ठीक है, जैसा मैं यहाँ पर कोई दूसरी अभिक्रिया लिख के बताता हूँ आपको। जैसे मैंने एक अभिक्रिया लिखी यहाँ पर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है ठोस, तो मैंने इसके ब्रैकेट में लिखा S, प्लस मैंने लिखा H2O, H2 होता है जल यानी द्रव, ये लिखा L। अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, ये बनेगा CaOH2। हमने क्या किया है, बिना बुझे हुए चूने को पानी में घोल दिया तो उसका विलयन बन गया जलीय विलयन, और जलीय विलयन को हम लिखते हैं AQ से, इसे लिखते हैं AQ से। तो इस तरह से हमें ब्रैकेट के अंदर उनकी भौतिक अवस्थाएं भी लिखनी है, क्या वो ठोस है, क्या वो द्रव है, क्या वो गैस है, या फिर यह जलीय विलयन के रूप में है, हमें इस तरह से बताना है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के 5 अपने को स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले बॉक्स में बंद करना। दूसरा क्या करना है, दूसरा हमें करना है एक सूची बनाना, असंतुलित रासायनिक समीकरण के तत्वों के परमाणु की सूची बनाना। तीसरा जो है अभिकारक या उत्पाद में जो सबसे ज्यादा परमाणु है उसको पहले संतुलित करना। उसके बाद में हम एक एक को संतुलित करेंगे, सारे स्टेप हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद में हमारा अगर हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई है तो उसकी एक बार जांच करना। ठीक है, जांच करने की ये जो अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि है उसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। और सबसे लास्ट में भौतिक अवस्थाएं लिखना। रासायनिक जो अभिक्रिया समीकरण लिखी है, संतुलित रासायनिक समीकरण, उसकी हमें क्या लिखनी है, अवस्था भी लिखनी है, भौतिक अवस्था भी लिखनी है। ठीक है, एक मैं आपको अभिक्रिया को इसको संतुलित करके बताता हूं किस तरह से संतुलित करते हैं, फिर आप आगे नेक्स्ट खुद कर पाएंगे। तो मैंने यहां पर वो अभिक्रिया लिखी है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, सब स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं फटाफट। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको बॉक्स में बंद करना है, तो सबको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। पहला स्टेप, पहले चरण में हमने क्या किया है, बॉक्स में बंद किया है। आपको सब चरण अलग अलग चलाने हैं। ये हमने लिख दिया पहला चरण। आपसे पूछे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के चरण लिखिए, तभी आपको ऐसे करना है, अदरवाइज आप सीधा कर सकते हैं इसको। ठीक है, हमने सबसे पहले चरण में हम क्या करते हैं, बॉक्स में बंद करते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं पहले बॉक्स में बंद करना। दूसरे चरण में हम क्या करते हैं, ये हमारी है उसकी सूची बनाना, इसकी सूची बनाएंगे। आप चाहें तो इस अभिक्रिया को दोबारा लिख सकते हैं, नहीं तो इसी की सूची बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, ये हमारा बॉक्स में बंद है और इसकी हम सूची बनाते हैं। ये सभी क्या हैं, बॉक्स के अंदर बंद किए हुए हैं। ये हमने सबको बॉक्स में बंद कर रखा है। अब हमें क्या करना है, बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, अंदर हम कोई भी संख्या नहीं लगा सकते, बाकी हम इसके गुणा में संख्या लगाएंगे। अब हम इसकी सूची बनाते हैं। हम क्या बना रहे हैं, इसकी असंतुलित रासायनिक समीकरण की सूची बनाते हैं। देखिएगा सूची कैसे बनाते हैं। देखिएगा सूची बनाते हैं हम एक टेबल बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं यहां पर कौन कौन सा तत्व है, उसके परमाणु हम यहां पर लेते हैं। ठीक है, तत्व के परमाणु लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम यहां पर लेते हैं उसके प्रारंभ में, या लिखते हैं अभिकारक में उसकी संख्या कितनी है।
उसके बाद इसके उत्पाद में इसकी संख्या कितनी है, अभिकारक में इसकी संख्या कितनी है, उत्पाद में। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सा आ रहा है, हमारा जो तत्व है सबसे पहला हमारा एफ, तत्व लिख लेते हैं सारे कौन कौन से इसके अंदर आ रहे हैं, पहले तत्व लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं इसके, एक आ रहा है Fe, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन। अब Fe अभिकारक में कितने हैं, यहाँ पर एक ही है तो एक लिख दिया, इधर कितने हैं, 3 है, अभिकारक में एक है, उत्पाद में कितना है 3। यहां पर देखिएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पर देखो ये 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन, इधर भी कितने हैं, सिर्फ आपको एक बार संख्या लिखनी है कितने कितने। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर कितना है 4। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीसरे चरण के अंदर चलेंगे और ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। देखो तीसरा चरण हमारा क्या है, सबसे अधिक परमाणु वाले को पहले संतुलित करना। तो सबसे अधिक परमाणु को किसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। मैं यहां पर इसको छोटा करके यहां नेक्स्ट चरण लिखता हूं। हमारा अगला जो चरण है, तीसरा जो चरण है वो क्या है, सबसे अधिक परमाणु वाले को, यानी यहां पर हम किसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को संतुलित करना, ऑक्सीजन को संतुलित करना। क्यों ऑक्सीजन को कर रहे हैं, क्योंकि सबसे अधिक परमाणु इसी के अंदर है। अब ऑक्सीजन के अंदर हमें क्या है, यहां पर 4 दिख रहा है, मैं यहां पर अभिक्रिया लिखता हूं, यहां पर हम अभिक्रिया लिखते हैं Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अब हमने क्या कर रखा है, सबको बॉक्स के अंदर बंद कर रखा है, तो बॉक्स के अंदर हमें कहीं चेंज नहीं करना। बार बार मैं ये कह रहा हूं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब हमें करना क्या है, देखिएगा अब हम क्या कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन को 4 से गुणा करनी है, क्योंकि इधर तो है ऑक्सीजन, इधर 4 की गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो हमें 4 की गुणा करते हुए देखिएगा क्या ध्यान रखना है, 4 की गुणा करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है, अब यहां अंदर इसके 4 नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ यहां पर बाहर 4 लगा सकते हैं। यहां पर क्या कर सकते हैं, बाहर 4 लगा सकते हैं। जैसे ही हमने यहां पर बाहर 4 लगाया, हमारा जो बैलेंस है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या हो गया, क्या हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, अब 8 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये 2 है, ये 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए 8, और इधर हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही है। तो अब हमें दूसरे तत्व को संतुलित करना पड़ेगा, किसको, हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप, अगला चरण चलेगा। अब जब तक संतुलित नहीं होगा तो वो चरण चलते रहेंगे संतुलन के। हाइड्रोजन को संतुलित करना, हाइड्रोजन को संतुलित करना। हाइड्रोजन को संतुलित कैसे करेंगे, हमारी जो अभिक्रिया है वो लिख लेते हैं, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, और इसको हमने क्या कर रखा है, बॉक्स के अंदर बंद कर रखा है। तो बॉक्स के अंदर तो बंद रखना ही है। ठीक है, अभी हमने क्या कर रखा है, यहां पर 4 लगा रखा है, वो तो हमने पहले लगा दिया। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को संतुलित करना है। तो हाइड्रोजन देखो, यहां पर हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए प्रारंभ में कितने हाइड्रोजन, प्रारंभ में कितने हमारे, कौन से हाइड्रोजन, 8 है, और अंत में कितने हैं, 2 है। तो हम क्या करेंगे, इधर 4 की गुणा करा दे, तो इधर 4 की गुणा कराएंगे तो यहां कितना लगा देंगे, 4 लगा देंगे। यहां क्या करेंगे, 4 लगा देंगे, 4 लगाते ही हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, यहां पर भी कितने हो गए, 8। ओके, अब हमारा नेक्स्ट बचा है Fe। अब हम क्या करते हैं, Fe को संतुलित करते हैं। तो नेक्स्ट जो चरण हमारा चलेगा, चरण नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, Fe को संतुलित करना। Fe मतलब क्या होता है, आयरन। Fe को संतुलित करेंगे तो देखिएगा, अभिक्रिया लिख लेते हैं, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, और इसको हमें क्या करना है, बॉक्स के अंदर बंद रखना है सभी को। बॉक्स के अंदर क्या करना है, सभी को बंद रखना है। फिर हमने जिस जिसको संतुलित कर लिया वो तो लगा देंगे, जैसे यहां पर 4 है और यहां पर हमारा 4 है, संतुलित कर दिया। अब Fe देखो, Fe की बात करें तो प्रारंभ में कितने हैं,
यानी अभिकारक के अंदर 1 और अंत में कितने हैं, अंत में हमारे हैं 3, अंत में कितने हैं 3। तो किधर गुणा करेंगे बताओ संतुलित करने के लिए, इधर 3 की गुणा कर दो। तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे। जैसे ही 3 लगा देंगे तो हमारी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी, क्योंकि हमने सभी को क्या कर लिया, संतुलित कर लिया। जैसे ही हम इसको संतुलित कर लेते हैं, अब हम लिख देते हैं वापस से। हमारा नेक्स्ट जो अगला चरण आता है संतुलित की जांच करना। तो यहां पर हम जांच कर लेते हैं। जांच करना, जांच करने के लिए चाहे तो आप टेबल बना के कर लो या चाहे जैसे कर लो। देखिएगा मैं यहां पर अभिक्रिया लिख देता हूं पहले। यहां पर एक बार अभिक्रिया लिख लेते हैं। Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, चाहे तो अब इसको बॉक्स में बंद करें या नहीं करें, आपको जब अभिक्रिया संतुलित करेंगे तो इतना सब प्रोसेस नहीं लगाना है। अब हम पूरा प्रोसेस नहीं लगाएंगे, आगे हम नेक्स्ट देखते हैं किस तरह से अभिक्रिया जाए तो संतुलित हम किस तरह से करना है वो भी आपको बताएंगे, शॉर्ट वाला तरीका, ताकि आप एग्जाम में पूछा जाएगा तो शॉर्ट तरीका लगाना है, ये नहीं लगाना है। हमने जिसको संतुलित कर लिया वो लगा देते हैं। यहाँ पर 4 लगाया है हमने, यहाँ पर 3 लगाया है, यहाँ पर 4 लगाया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी सूची बनाता हूँ। देखो ये मैं इधर सूची बना लेता हूँ इसकी। ठीक है, मैं इसकी सूची बना रहा हूं यहां पर वापस से। यहां पर हमारा है तत्व, यहां पर है अभिकारक में इसके परमाणु की संख्या कितनी है, यहां पर उत्पाद में इसके परमाणु की संख्या कितनी है। तो तत्व हमारे पास कौन कौन से हैं आपको पता है। हमारे पास तत्व है, सबसे पहले Fe लिखा था, उसके बाद हाइड्रोजन लिखा था, उसके बाद ऑक्सीजन। सबके देख लीजिए, यहां पर Fe को 3 से गुणा करेंगे तो यहां पर कितने हैं, अभिकारक के अंदर 3, उत्पाद के अंदर तो 3 है ही है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 को 2 से गुणा करना है। देखो ये बेस में 4 है, यहाँ पे नीचे और सॉरी 2 है और इधर सामने 4 है, तो 4 इससे भी गुणा होगा, 4 ऑक्सीजन से भी गुणा हो गया, ध्यान रखना। तो उसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन को 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। इधर देखो हाइड्रोजन को 4, यहां भी 2 से गुणा होगा तो कितना हो गया 8। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4। इधर देखिएगा ऑक्सीजन 4 है ही है, तो ये हमारी देखिए बराबर संतुलित हो गई है। तो ये हमारी अभिक्रिया क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। अभिक्रिया क्या हो चुकी है, संतुलित। इसके बाद में हमारा जो लास्ट और अंतिम चरण होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है जो चरण लास्ट चरण होता है वो भौतिक अवस्था लिखना। तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकी अवस्थाएं लिखना। चलिए मैं लिख देता हूं। अब आपको बार बार वो लिखने की जरूरत नहीं है, हमने लिख दिया 3Fe। ये कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में, प्लस H2O। H2O हम कौन सी अवस्था में लेते हैं, चलो मैं इसकी अवस्था लिखता हूं बाद में। ठीक है, एक बार मैं पूरी इक्वेशन लिख देता हूं। यहां हो जाएगा Fe3O4 प्लस यहां आ जाएगा H2। अब इनकी अवस्थाएं देखते हैं। ठीक है, ये तो होता है ठोस अवस्था में, आयरन यानी लोहा ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में लोहा है वो कौन सी अवस्था के जल से अभिक्रिया करता है, गैस अवस्था से, यानी भाप बना हुआ पानी है। पानी वैसे नहीं लिक्विड के फॉर्म में नहीं है, भाप बना हुआ, जिसके पानी की भाप बन जाती है ना, गर्म करते हैं बॉयल करते हैं तो भाप बनती है, उससे अभिक्रिया करता है। और एक तो ये पदार्थ बनाता है जो ठोस है, और हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनकी भौतिक अवस्था भी लिख देंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, इनकी भौतिक अवस्था भी लिख देते हैं। तो सबसे लास्ट चरण होता है भौतिक अवस्था लिखना। तो देखो हमने सारे स्टेप वो फॉलो किए हैं जो हमने कहे थे। सबसे पहले क्या करना है, आपको बॉक्स में बंद करना है। दूसरा, असंतुलित की सूची बनानी है, इस तरह से टेबल बनानी है। तीसरा, सबसे अधिक परमाणु वाले को पहले संतुलित करना है, उसके बाद में बचे हुए सारे करने हैं, लेकिन सबसे पहले उसको करना है जो क्या है, सबसे अधिक परमाणु वाला है, उसको संतुलित कर दिया। फिर हमारे देश देखो वहां पर ऑक्सीजन को किया था, फिर हाइड्रोजन को किया, फिर फेरस को किया। तो इस तरह से संतुलित करते हुए ये कुछ चरण चलेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, संतुलित को चेक करना है, वापस जांच करनी है। हमने टेबल बनाकर इसकी जांच कर ली, ये टेबल यहाँ की है। और सबसे लास्ट में संतुलित रासायनिक समीकरण की हम क्या कर देंगे, भौतिक अवस्था लिख देंगे। क्या लिख देंगे, भौतिक अवस्था। ठीक है, तो ये हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। चलिए हम कुछ रासायनिक समीकरणों को संतुलित करके देख लेते हैं। अब बार बार वैसा स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है।
तो हम देखो सबसे पहला है, इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कहा है बॉक्स में बंद कर लो। अब आगे हम सीखेंगे बॉक्स में बंद करना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बार तो इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूं यहां पे। बॉक्स में इसलिए बंद किया है, बॉक्स में हम इसलिए बंद करते हैं ताकि हमें पता चले कि यहां पर क्या है बॉक्स के अंदर, जैसे Mg+O2, तो यहां पर वापस ऑक्सीजन, यहां पर देखो Mg तो एक है, यहां पर भी एक है। अब सीधा अनुमान लगाना है, यहां पर ऑक्सीजन यहां पर 2 है, यहां पर एक है, तो हम यहां पर 2 नहीं लगाएंगे, लगाते ही क्या हो जाएगा, गलत। इसीलिए हम बॉक्स बनाते हैं कि बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं चेंज करना। तो यहां ऑक्सीजन 2 करने के लिए आप इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, और जैसे ही आगे 2 लगाया तो मैग्नीशियम 2 हो गए। मैग्नीशियम कितने हो गए, 2, और ऑक्सीजन भी 2 हो ही गए। ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन मैग्नीशियम 2 हो गए, इधर 1 है, तो हम इस मैग्नीशियम के इधर वाले के आगे भी 2 लगा देंगे। अब ये संतुलित है, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। इसी तरह हम इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 ही है, तो हम इसके आगे 2 लगाएंगे। कितना, इसके आगे 2 लगाएंगे। जैसे ही आगे 2 लगाया हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन तो 2 हो गए जो संतुलित है, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हमें यहां 2 लगाना पड़ेगा। अगली अभिक्रिया देख लें, KClO3, यहां पर पोटेशियम के मतलब पोटेशियम यहां कितना, 1 है, यहां पर भी 1 है। Cl क्लोरीन यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहां पर 3 है, यहां पर 2 है। ऑक्सीजन यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, तो 3 और 2 को संतुलित करने के लिए मैंने यहां पर क्या किया, 3 से गुणा कर दी, तो ये ऑक्सीजन हो गए 6। क्या हो गए, 6। जब भी यहां पर 3 और 2 आ जाए बेस में, तो उसको 6 बनाने की कोशिश करनी है हमें, लगभग ऐसा होता है। तो यहां जैसे ही किया, तो लेकिन अब यहां पर 3 को 6 कैसे बनाएंगे, यहां 2 लगाएंगे। अब आपको बॉक्स में बंद करने की जरूरत नहीं है, हमें समझ में आ गया है कि उसके नीचे चेंज नहीं करना, आपको आगे संख्या लगाए, तो हर बार बॉक्स में बंद करने की अब जरूरत नहीं है। वो तो एक प्रोसेस होता है ताकि आपको समझ में आए कि सूत्र के अंदर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो हमने यहां पर KCl लगाया, ये K भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, तो यहां पर 2 लगा देंगे। देखिएगा ध्यान से, यहां पर ऑक्सीजन 3 था, यहां पर ऑक्सीजन 2 था। अब 3 और 2 को बराबर कैसे कर सकते हैं, आप कहेंगे 1 लगा दे, अरे इसकी तो इसके गुणा होगी यहां पास में, तो 3 को 2 से गुणा किया 6, इधर ऑक्सीजन 6 तो इधर भी 6 करो, तो यहां 2 लगाएंगे, 2 को 3 से गुणा किया 6। लेकिन जैसे यहां 2 लगाया तो यहां पोटेशियम और कैल्शियम दोनों ही 2 हो गए, तो यहां पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट अभी क्या देखते हैं, HNO3 है, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम नाइट्रेट और HNO3। यहां पर देखिए हाइड्रोजन 1 है, 1 हाइड्रोजन। अब इसको देखिएगा, मैं हाइड्रोजन को लिख रहा हूं 1 ये रहा, और ये 2 से गुणा होगा 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 3, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 ही है, ठीक है। ऑक्सीजन को देखें, या फिर हम सबसे ज्यादा परमाणु यहां पर ऑक्सीजन में दिख रहे हैं, तो देखिएगा ऑक्सीजन को पहले संतुलित करना है। अगर आप ऑक्सीजन को संतुलित कर लेना, जैसे मैंने कहा था, जैसे आपके प्रोसेस है कि जो सबसे अधिक परमाणु है उसको पहले संतुलित करो, तो कई बार उससे ही अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। तो देखिएगा यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, ये 3 है, प्लस यहां पर ऑक्सीजन 2 ये रहे, इससे गुणा होगी तो 2 ये रहे, 3 और 2 कितने हो गए 5। अब यहां देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, ऑक्सीजन कितने हैं 6, और 1 ये रहा 7, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 5 और इधर कितने हैं 7। अब मैं ऑक्सीजन बराबर करना है, ऑक्सीजन बराबर करना है, तो ऑक्सीजन बराबर करने के लिए मैंने यहां लगा दिया 2। जैसे ही 2 लगाया, ऑक्सीजन कितने हो गए 6, ऑक्सीजन कितने हो गए 6, ऑक्सीजन हो गए 6 और 2 तो इधर थे 8, लेकिन इधर कितने हैं 7, तो मैंने यहां भी 2 लगा दिया, यहां 2 लगाते ये हो गया 2, 6 और 2 8, इधर भी ऑक्सीजन 8 हो गए, उधर भी ऑक्सीजन 8 हो गए। अब बाकी को चेक कर लेते हैं, क्या इससे बाकी अभिक्रिया भी संतुलित होगी क्या, हाँ इससे बाकी अभिक्रिया भी संतुलित होगी। देखिएगा, चेक कीजिएगा। अब हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2, 2 और 2 4, यहाँ पर 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, हाइड्रोजन संतुलित हो गया। ऑक्सीजन हमने संतुलित कर लिया, हाइड्रोजन संतुलित हो गया। उसके बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है 1, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं 2, सॉरी यहाँ 2 से गुणा होगा, तो नाइट्रोजन 1 को 2 से गुणा करेंगे तो नाइट्रोजन कितने हैं 2, उधर भी देखो ये 2 इससे गुणा होगा तो नाइट्रोजन भी 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ, हमने ऑक्सीजन को कर ही लिया था, बचा हुआ सिर्फ एक कैल्शियम है, कैल्शियम यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो देखिएगा हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया और बाकी अभिक्रिया संतुलित हो गई। इसीलिए कहा जाता है सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को पहले संतुलित करो, सबसे अधिक परमाणु वाले को तत्व को पहले से। कई बार ऐसा होता है दी गई अभिक्रिया पहले से ही संतुलित होती है, जैसे अगला नेक्स्ट देखिएगा, NaCl, Na कितना है 1, यहां पर भी Na कितना है 1, ठीक है। Cl कितना है 1, यहां पर भी Cl 1, यहाँ Ag कितना है 1, यहां पर Ag कितना है 1। नाइट्रोजन कितना है, ये नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन 1 है,
यहां पर भी नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, यहां पर भी ऑक्सीजन 3 है। तो अभिक्रिया पहले से ही संतुलित, आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है पहले से अभिक्रिया संतुलित होती है। तो हमने देखा है अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, वो हमने देख लिया। और उसी तरह हमने देखा था एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वापस से देख लीजिएगा क्या है, परिभाषा देखिएगा, समझ लीजिएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जैसे हम बात करें द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं किस तरह से। जैसे मान लो मैंने क्या किया है, 1 किलो लकड़ी ली है, 1 किलो क्या है, 1 केजी मेरे पास लकड़ी है, उसको मैंने जलाया, उसको मैंने क्या कर दिया है, जलाया है। तो क्या इसका उत्पाद बनेगा, यानी राख जो बन रही है वो 1 किलो उत्पाद बनने वाला 1 किलो होगा क्या? लकड़ी को जलाने से क्या बनता है, राख बनती है। क्या वो 1 किलो होगी क्या? आप कहेंगे नहीं। लेकिन द्रव्यमान का संरक्षण नियम यही है कि जितना आप अभिक्रिया करवा रहे हो तो बनेगा भी उतना ही, 1 किलो ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होगा। देखिएगा क्या होता है इसके अंदर, आपने देखा होगा एक तो बनती है राख प्लस बनता है धुआं। अगर आप धुएं को भी उसको साथ में रख लोगे, उसको बाहर नहीं जाने दो, किसी वस्तु के अंदर कैद करके रख लो उसको, ठीक है, और राख को, दोनों को तोलोगे, अब ये 1 किलो होगा, ठीक है, 1 किलो होगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अभिकारक का जितना द्रव्यमान होता है उतना का उतना उत्पाद का भी द्रव्यमान होता है। यही द्रव्यमान का संरक्षण का नियम है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 1 किलो हमने उत्पाद लिया है और अभिकारक 1 किलो लिया है, ये 1 किलो से कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये था हमारा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, रासायनिक समीकरण को किस तरह से संतुलित करते हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको खुद रासायनिक अभिक्रिया जो किताब के अंदर दी रखी है उसको प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो आप एक बार इन रासायनिक अभिक्रिया को लिख लीजिए, ठीक है, बिना संतुलित वाली लिख के, और आप संतुलित करने की कोशिश कीजिए, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 100% एग्जाम में आने वाले टॉपिक जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उसके बारे में 100% उसमें से एक प्रकार पूछा ही जाता है। तो अगला वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को अभी तक जो समझा है उसमें से छोटे पर्सन बनने के चांसेस हैं, लेकिन अब जो पर्सन आएगा वो पूरा बड़ा पर्सन 3 मार्क्स का बनने का पूरा चांसेस है, तो उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।